नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों, भारतीय सेना के नॉर्दर्न कमांडर के कमांडर ने IIT दिल्ली और भारत की प्राइवेट सेक्टर फर्म जेन इलेक्ट के द्वारा बनाए गए अपर बॉडी एक्सोस्केलेटन सूट का जायजा लिया। कहा जा रहा है कि ये एक्सोस्केलेटन भारतीय सेना की लोड लिफ्टिंग क्षमता को बढ़ाएगा। एक्सोस्केलेटन पर दोस्तों चाइना काफी आगे बढ़ चुका है और ऐसे में IIT दिल्ली का ये कोलैबोरेशन जेनेलिक के साथ आने वाले समय में भारत को एक बड़ा फायदा देगा, खास करके भारतीय सैनिकों को जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में डिप्लॉय रहते हैं। पैलेस्टीन के रमल्ला में भारतीय प्रतिनिधि मुकुल आर्य का निधन हो गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बारे में जानकारी दी। मुकुल आर्य के निधन से विदेश मंत्रालय भी काफी सदमे में है। वहीं फिलिस्तीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मुकुल आर्य का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए भारत ले जाए जाने का इंतजाम किया जा रहा है। हालांकि उनका निधन किन कारणों से हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। साल 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी आर्य काबुल और मॉस्को के भारतीय दूतावास में तैनात रहे थे। वो पेरिस में यूनेस्को के लिए भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल में भी सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि दोस्तों, इस बारे में कड़ी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर फिलिस्तीन में हमारा प्रतिनिधि अचानक से कैसे चला जाता है। इसके पीछे कई सवाल भी उठते हैं, लेकिन कुछ कह पाना हमारे लिए भी अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, क्योंकि फिलिस्तीन आप सबको मालूम ही है किस तरीके का देश है और यहाँ कुछ भी हो सकता है, और इसीलिए एक सख्ती से यहाँ पर जांच होनी चाहिए। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक डॉक्टर गिरीश एस देवघरी जी ने कहा कि उन्होंने भारतीय वायुसेना और नौसेना के साथ काफी चर्चा की है, जिसमें कि उन्होंने तीनों फाइटर जेट्स की समानता पर सहमति व्यक्त की है और ADA इसके लिए काम भी कर रहा है ताकि इनके विकास के काम का जो बोझ है उसे कम किया जा सके और इनमें समान सिस्टम और सब सिस्टम भी लगाए जाएंगे। बता दें कि ये 3 विमान है, तेजस MK2, AMCA और TEBDF। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस MK2, AMCA और TEBDF एक ही फायर कंट्रोल रडार और इंजन डेरिवेटिव सहित अधिकांश एविनिक्स और लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स को साझा करेंगे, लेकिन जो प्रत्येक विमान होगा वो मॉड्यूलर भी होगा ताकि इसको उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुसार इसके सिस्टम और सब सिस्टम में बदलाव किया जा सके। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने कहा कि भारतीय नौसेना पूरी तरह से ट्विन इंजन फाइटर प्रोग्राम यानी कि TEDBF के लिए सहमत है और भारतीय नौसेना का नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस जो कि बेंगलुरु में है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि TEDBF का जो प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू है उसे अप्रूवल मिल गया, लेकिन अब इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू किया जाएगा, जिसमें 2 सालों का और वक्त लग सकता है और क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू होने के बाद इसका फैब्रिकेशन और असेंबली 2025 में शुरू होगी और इसकी पहली फ्लाइट 2026 में होगी। कहा जा रहा है कि इसके लिए कुल 3 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे, जिनमें से 2 प्रोटोटाइप टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के तौर पर कार्य करेंगे और इनका इस्तेमाल फ्लाइट सर्टिफिकेशन और अलग अलग सिस्टम और सब सिस्टम की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। और जो तीसरा TEDBF प्रोटोटाइप होगा वो डेक बेस्ड कैडेट टेक ऑफ और लैंडिंग करेगा। इसके अलावा जो पहला TEDBF का जो लिमिटेड प्रोडक्शन वेरिएंट है उसका रोल आउट 2031 में होगा, जो कि MiG-29K की जगह लेगा 2034 से। भारत के मुकाबले अब चीन के आर्थिक गति को एक बड़ा झटका लगने वाला है। पड़ोसी देश की आर्थिक वृद्धि पर वैश्विक घटनाओं का असर अब सीधे तौर पर पड़ने लगा है। चीन की सरकार ने इसे लेकर पहले ही अपना अनुमान लगा लिया है। खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि इस वर्ष देश की आर्थिक वृद्धि दर 5.5% तक रह सकती है, जो पहले के अनुमान से काफी कम है। यही इसके अलावा चीन के बड़े विशाल रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी और कम खपत सहित घरेलू हैंडविंग ने दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को एक बड़ा सेटबैक दे दिया है। पिछले साल पूरे चीन में कोरोना और इसके डेल्टा समेत ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रकोप की वजह से चीन के विकास को झटका लगा है। इसके अलावा चाइना में एक बड़ी मंदी देखी जा सकती है। 2021 में चीन की अर्थव्यवस्था में 8.1% की बढ़त दर्ज कराई गई थी और ये बढ़कर लगभग 18 ट्रिलियन की हो गई थी और चीन की इस रफ्तार को एक दशक में सबसे अच्छा बताया गया था। एक और चीन की GDP में गिरावट का अंदेशा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत की GDP में बड़ा उछाल आने की संभावना है। SBI की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत की अर्थव्यवस्था में 8% से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। तो ऐसे में दोस्तों, चाइना को एक बड़ा सेटबैक लग गया है और खुद चाइना ने भी ये बात मान ली है कि भारत से पीछे रहेगी चीन की अर्थव्यवस्था। दोस्तों, यहां तक अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कुछ समय पहले एक खबर आई थी जिसे मैंने डिफेंस अपडेट में भी कहा था कि कावेरी ड्राई इंजन को रशिया भेजा जाएगा, लेकिन जिस तरीके से हालात चल रहे हैं ईस्टर्न यूरोप में, उसे देखते हुए अभी तक ये बात पता नहीं चली है कि क्या इंजन को रशिया भेजा गया है या नहीं। आपको बता दें कि कावेरी ड्राई इंजन के ग्राउंड चेक किए जाने थे मॉस्को के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स में और इसके बाद इसका टेस्ट किया जाना था रशिया के IL-76 एयरक्राफ्ट से।
भारतीय सेना अपनी साको TRG-42 स्नाइपर राइफल्स के लिए थर्मल नाइट साइट की खरीद के लिए विचार कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका वजन 1000 ग्राम से कम होना चाहिए और ये मोनोकुलर अनकूल्ड लाइट वेट का होना चाहिए और इसके अलावा ये हर मौसम में संचालित करने योग्य होना चाहिए। इसके अलावा भारतीय सेना ने कहा है कि 6000 से 16000 फीट की ऊंचाई पर भी इसे ऑपरेट किया जा सकता हो और ये 1.2 किलोमीटर तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सके और इसमें 4x डिजिटल जूम होना चाहिए और वाटर रेजिस्टेंस के अलावा शॉक प्रूफ, फॉग प्रूफ ये होना चाहिए। यानी इसका जो लेंस है वो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ होना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 किलोग्राम संदिग्ध प्रतिबंधित पदार्थ को ले जा रहे एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। BSF ने कहा कि जवानों ने ड्रोन के उड़ते समय ही उसे निकलने वाली आवाज सुनी और उसके बाद इस ड्रोन का पता लगाया और ड्रोन को मार गिराया गया। इस ड्रोन को मार गिराने के लिए पैरा बमों का इस्तेमाल किया गया। BSF के अधिकारियों ने कहा कि ड्रोन से हरे रंग का एक छोटा सा बैग भी जुड़ा हुआ था और उसमें पीली पन्नी से बंधे 4 पैकेट और काली पन्नी से बंधा 1 पैकेट पाया गया। दोस्तों, चाइना एक के बाद एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, लेकिन अब उसकी भाषा बदली हुई दिख रही है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन और भारत को लक्ष्य हासिल करने में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और 2020 में जो गलवान घाटी में सीमा संघर्ष हुआ था उससे 2 एशियाई दिग्गजों के संबंध बिगड़ गए। वहीं वांग यी ने इस बात को भी समझा कि हाल के वर्षों में भारत के साथ संबंधों में असफलताएं सामने आई है और यही नहीं, कुछ ताकतों ने चीन और भारत के बीच संघर्ष और विभाजन पैदा करने की कोशिश की है। यानी कि चाइना को भी लगता है कि दोस्तों कि भारत के बिना उसका काम नहीं होगा और ऐसे में जिस तरीके से संबंध बिगड़े हैं दोनों देशों के बीच में, ऐसे में इस तरीके की बातें आना वाकई में ड्रैगन की एक बहुत बड़ी चाल है। अगर उसको वाकई में संबंध सुधारने भारत के साथ तो वो इस तरीके का ड्रामा नहीं करेगा जिस तरीके से उसने LAC पर कर रखा है। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के बीच 9वां युद्ध अभ्यास स्लाइनेक्स विशाखापट्टनम में शुरू हो रहा है। यह युद्ध अभ्यास 2 चरणों में होगा। पहला चरण 7 और 8 मार्च को विशाखापट्टनम में और दूसरा चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। श्रीलंका की नौसेना का नेतृत्व युद्धपोत SLN सुयराला करेगा, जबकि भारतीय नौसेना INS क्रीज की अगुवाई में युद्धाभ्यास में भाग लेगी। युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के INS ज्योति अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर, सी किंग और चेतक हेलीकॉप्टर और डोनियर समुद्री निगरानी विमान भी भाग लेंगे। इससे पहले अक्टूबर 2020 में स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान करना और आपसी समझ को बढ़ाना है। रूस और यूक्रेन का आज 12वां दिन है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ फोन पर बात की। भारत सरकार ने कहा कि फोन कॉल लगभग 35 मिनट तक चली। दोनों नेताओं ने यूक्रेन में स्थितियों की चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार के द्वारा दी गई सहायता का भी धन्यवाद किया। हालांकि यूक्रेन ने भारत से रशिया के खिलाफ समर्थन भी मांगा है। हालांकि भारत यहाँ पर दोस्तों ये वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, तो इसीलिए भारत अपनी स्ट्रैटेजी पर चल रहा है। रूस के द्वारा नाटो देशों को परमाणु धमकी दिए जाने के बाद अमेरिकी वायुसेना अलर्ट मोड पर दिख रही है। अमेरिका ने तनाव के बीच यूक्रेन की सीमा के पास रोमानिया में अपने परमाणु बॉम्बर B-52 को उड़ाकर रूस को एक सख्त संदेश भेजा है। अमेरिका ने इस दौरान जर्मनी और रोमानिया की सेना के साथ अभ्यास किया और कहा जा रहा है कि अमेरिका ने इस अभ्यास के जरिए रूस के खिलाफ एकजुटता का प्रदर्शन किया। B-52 अमेरिकी वायुसेना का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक बॉम्बर है। इस बॉम्बर ने ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी। यूरोप में मौजूद अमेरिकी वायुसेना ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बॉम्बर ने रोमानिया समेत नेटो के इलाके में हवाई सहायता देने और इंटीग्रेटेड मिशन को अंजाम देने के लिए यह अभ्यास किया। चीन ने क्वाड और ऑकस को लेकर अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि अमेरिका नाटो का इंडो पैसिफिक वर्जन तैयार करा है। वांग ने यह भी आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य आसियान जैसे क्षेत्रीय सहयोग ढांचे को कमजोर करना है। कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को सार्वजनिक किया था। इसमें भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक भागीदारी को बढ़ाने का जिक्र किया गया था। चीन इसी को लेकर भड़का हुआ है। चीन को लगता है कि अमेरिका उसकी घेराबंदी करने के लिए एशिया में अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। यानी वांग यी ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें चीनी खतरे का जिक्र कर डर पैदा कर रही हैं। इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री ने आगे बताया कि चीन इस क्षेत्र को एक सहयोगी के तौर पर देखता है, न कि भू राजनीतिक टकराव के लिए। इसके अलावा चीन ने रूस को अपना सबसे बड़ा और रणनीतिक भागीदार भी बताया। रूस के साथ अपने संबंधों का जिक्र करते हुए वांग यी ने कहा कि हमारा उद्देश्य विश्व शांति, स्थिरता और विकास के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। यानी कि चाइना यहाँ पर एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और कहीं ना कहीं उसे ऑकस और क्वाड का डर सता रहा है।
और उसने साफ तौर पर कह दिया कि इसका मतलब ही घेराबंदी करना है, वो भी चीन की। एक बात और है, यहाँ पर चाइना को पता चल गया है कि इंटरनेशनल जो सैंक्शंस लगाए गए हैं रशिया के ऊपर, उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है रशिया के ऊपर, जो कि एक ताकतवर देश है। चाइना को भी अब इस बात पर सहमत होना पड़ा है कि उसकी घेराबंदी की जा रही है और अकेला चाइना संगठित देशों के इन नेटवर्क से, यानी कि इन संगठनों से लड़ नहीं सकता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ने यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के साथ ऑकस गठबंधन बना रखा है। इस योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया अपनी कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियों का निर्माण करने के लिए तैयार है और अगले दशक में उन्हें तैनात करने के लिए भी तैयार है। अब इस बारे में जो नई खबर आई है उसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने $7.4 बिलियन की लागत वाली परियोजना से एक परमाणु पनडुब्बी बेस बनाएंगे, जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव की जांच करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मॉरिसन ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा पनडुब्बी पश्चिमी क्षेत्र में तैनात रहेंगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।